हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारी ऑनलाइन क्लासेस में इंग्लिश बाय जितेंद्र सारस्वत। एक बार जुड़ जाएं सभी। चलिए भाई, तो हम लोग देख रहे हैं प्रेपोजिशंस और प्रेपोजिशंस में, हाँ प्रेपोजिशन कोई वर्ड नहीं है, हम क्या देखते हैं प्रेपोजिशंस। डन। तो प्रेपोजिशंस में हम देख रहे हैं, पहला भाग था हमारा यूज ऑफ इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस, सेकंड पार्ट था हमारा वर्ड्स फॉलोड बाय नो प्रेपोजिशन। आज सबसे पहले एक एक्सरसाइज करेंगे। हाँ जी, मैं एक पैराग्राफ लिखता हूं, उस पैराग्राफ में ब्लैंक्स होंगे और आपको वो ब्लैंक्स भरने हैं बिना ऑप्शन के, बिना किसी क्लू के। ये सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज होती है किसी भी चैप्टर को तैयार करने की, है ना। तो आइए लिखिए सभी। आई होप रेडी हैं आप सभी। चलिए, मैं एक पैसेज लिख रहा हूं, पैराग्राफ लिख रहा हूं और आपको उसको फॉलो करना है। चलिए लिखें भाई। आई वॉज lying, I was lying 3 o'clock afternoon. A message came to me, a friend. It was my understanding how it happened. Thoughts entered, thoughts entered my mind. I thought how he reached my house. Despite my strong will, I became weak. I could hear the noise of the fan running blank me. Dash all I was his friend. चलिए भाई, ये हमारे ब्लैंक्स हैं। बेहतरीन एक्सरसाइज है ये प्रेपोजिशन को रिपीट करने की। आप इसे सॉल्व करें अच्छे से और फिर हम आगे बढ़ते हैं।
सभी सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि सेंटेंस का मीनिंग क्या निकल रहा है, क्या कहना चाह रहा है सेंटेंस में। क्या कहना चाह रहा है। चलिए भाई, तो करते हैं स्टार्ट। पहले मैं कुछ आंसर्स ले लूं स्टूडेंट से। यस, बताइए। क्या बात है, वेरी गुड। हाँ जी, वंडरफुल वंडरफुल, कॉन्ग्रेचुलेशंस। है ना। आप देख रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप जिस अप्रोच से पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट उस अप्रोच से पढ़ते हैं, आपको भी ये पता लगेगा कि हमें चैप्टर का रटा लगाने की आवश्यकता नहीं है, हमें रूल्स को याद करने की आवश्यकता नहीं है। ये इट इज सच अ ब्लिस। बहुत बहुत बधाई हो। चलिए, आई वॉज लाइंग, बेड पे हम हैं, तो बेड और हमारे में गैप तो नहीं है। जब चीजें जहां पर पड़ी हुई हैं उनके लिए किसका यूज करते हैं, ऑन का। सो आई मस्ट से आई वॉज लाइंग ऑन द बेड। लाइंग का मतलब लेटा हुआ था। आई वॉज लाइंग ऑन दी बेड। हाँ जी, टाइम, क्लॉक टाइम के लिए एट का यूज करते हैं, एट 3 o'clock। आई वॉज लाइंग ऑन द बेड एट 3 o'clock आफ्टरनून। आफ्टरनून के लिए इन आता है, मॉर्निंग के लिए, इवनिंग के लिए, आफ्टरनून के लिए इन आता है, नाइट के लिए, मिडनाइट के लिए, नून के लिए एट आता है। आई वॉज लाइंग ऑन द बेड एट 3 o'clock इन द आफ्टरनून। ए मैसेज केम टू मी, एक मैसेज आया दोस्त से, दैट इज थ्रू अ फ्रेंड। माध्यम के लिए थ्रू का यूज करते हैं। ए मैसेज केम टू मी थ्रू अ फ्रेंड, इट वॉज डैश माई अंडरस्टैंडिंग। मेरी अंडरस्टैंडिंग के अंदर अंदर था, कोई सेंस नहीं हुआ। इट वॉज माई अंडरस्टैंडिंग हाउ इट हैपेंड, ये कैसे हुआ, ये मेरी समझ के अंदर अंदर था। कोई बैठा क्या मीनिंग कि मेरी समझ के अंदर अंदर था, जहां तक मुझे याद है कैसे हुआ, ये मेरी समझ से बाहर था। तो हम कहते हैं इट वॉज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। ये नया वर्ड आ गया, लेकिन ऐसा ही होगा। जब एक्सरसाइज करेंगे तो कुछ नई बातें जोड़ेंगे हम लोग, कुछ नई बातें लेके आएंगे। इट वॉज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। इफ समथिंग इज बियॉन्ड योर अंडरस्टैंडिंग, जब कोई बात आपकी समझ से बाहर है, आप कहते हैं ये तो मेरी समझ से बाहर है, इट्स बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, मेरी क्षमता से बाहर है, बियॉन्ड माई कैपेबिलिटी, बियॉन्ड माई एबिलिटी, मेरी समझ से बाहर है, मेरी क्षमता से बाहर है, मेरी योग्यता से बाहर है ना। तो दैट इज इट वॉज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। हाउ इट हैपेंड, थॉट्स एंटर्ड इन माई माइंड। माइंड कोई एरिया तो नहीं है, हम एंटर के बाद में प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। माइंड है, बॉडी है, ये एरिया तो नहीं है कोई जहां पर लोग रहते हो। कमरा है, हाउस है, स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, गार्डन है ना। तो वहां हम कोई प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। बड़ा अच्छा सेंटेंस था, थॉट्स एंटर्ड इन माई माइंड, आई थॉट हाउ ही रीच्ड, नो प्रेपोजिशन, माई हाउस। हाउ ही रीच्ड माई हाउस डेस्पाइट माई स्ट्रॉन्ग विल, मैंने सोचा कि कैसे पहुंच गया मेरे घर पे वो। डेस्पाइट के बाद में किसी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। मेरी मजबूत इच्छा शक्ति के बावजूद, डेस्पाइट माई स्ट्रॉन्ग विल आई बिकेम वीक, मैं कमजोर हो गया। स्ट्रॉन्ग विल के होने के बावजूद भी मैं कमजोर हुआ। आई कुड हियर द नॉइज ऑफ द फैन, पंखे की आवाज में सुन सकता था। रनिंग ओवर मी या अबव मी, रनिंग ओवर और अबव मी, डैश ऑल, सबसे ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये थी कि मैं उसका दोस्त था, दैट इज अबव ऑल। इडियम है अबव ऑल आई वॉज हिज फ्रेंड। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये थी कि मैं उसका क्या था, फ्रेंड था। आफ्टर ऑल नहीं, अबव ऑल इडियम है। आफ्टर ऑल भी एक अच्छा यूज है, दैट इज नॉट रॉन्ग। यहां पर जहां पर अबव ऑल कहा है वहां पर आफ्टर ऑल है। अब ये फ्रेजेस हैं, इनका यूज आएगा तो हम लोग देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आफ्टर ऑल एंड आफ्टर ऑल। एक सिचुएशन के लिए यूज हो रहा है। अबव ऑल जो है वो एक डिग्री को दर्शा रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है
कि मैं उसका दोस्त हूं। आफ्टर ऑल मतलब हम जब थक हार जाते हैं तो अरे भाई तुम भी तो हो, दैट इज आफ्टर ऑल। तो आफ्टर ऑल जो है दैट इज यूज फॉर अ सिचुएशन, अबव ऑल जो है दैट शोज डिग्री। चलिए ये हमारी रेपिटेशन था। दिस इज द बेस्ट वे आप लोग सेंटेंस के मीनिंग से देखने की कोशिश करते हैं बिना ऑप्शंस के जाने हुए। चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं, लेकिन पहले मैं कल वाला पार्ट थोड़ा रिपीट करवा देता हूं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए ऐसे वर्ड्स जिनके बाद में कोई प्रेपोजिशन नहीं आती है, एंटर के बाद में कोई प्रेपोजिशन नहीं आती है, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, फाइट है, बिजनेस है। आज हमने क्या लिखा, नया सेंटेंस लिख लिया, एक माइंड लिखा, थॉट्स एंटर इन माई माइंड। क्लियर? एंटर से नाउन बन गया एंट्री, तो कंटेक्चुअल मीनिंग आ जाएगा। हाँ जी, डेस्पाइट के बाद में कोई प्रेपोजिशन नहीं, इंस्पाइट के बाद में ऑफ आ जाता है, रीच के बाद में कोई प्रेपोजिशन नहीं, इंस्पेक्ट और इन्वेस्टिगेट के बाद में कोई प्रेपोजिशन नहीं, कॉम्प्राइज के बाद में कोई प्रेपोजिशन नहीं। कोई क्वेश्चन होगा तो पूछेंगे, प्लीज गो अहेड, है ना? इफ देयर इज एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, यू आर ऑल वेलकम, सबका स्वागत है। चलिए, कॉम्प्राइज के बाद में कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगी, लेकिन कंसिस्ट के बाद में ऑफ आएगा। अगर कॉम्प्राइज से पहले बी की फॉर्म आती है तो बाद में ऑफ आता है। चलिए, कॉम्प्राइज से पहले बी आ जाए तो बाद में ऑफ आता है। ये लास्ट वर्ड हम लोग लेंगे आगे। डिस्कस के, जिन चीजों को डिस्कस करना है, प्रॉब्लम को, थिंग को, जर्नी को, नो प्रेपोजिशन। किसी के साथ में डिस्कस करना है, विद। डिस्कस से नाउन बन गया डिस्कशन, कंटेक्चुअल मीनिंग के अकॉर्डिंग प्रेपोजिशन आ जाएगी। किसी वस्तु को डिस्क्राइब करना है, नेचर को, डेली रूटीन को, नो प्रेपोजिशन। लेकिन अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को डिस्क्राइब करेगा तो क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। आंसर जब वर्ब होती है तो हम किसी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। यहां तक हमने देखा था। आज हम देखते हैं आज का पार्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स फॉलोड बाय नो प्रेपोजिशन। हमने थोड़ा सा इसको और एनलार्ज किया है इस भाग को। हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। कॉम्प्राइज की जगह पर कंसिस्ट ऑफ का यूज कर सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है। आप डेस्पाइट के स्थान पर इन स्पाइट ऑफ का यूज कर सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है। दोनों का जो मीनिंग है वो क्या है, सेम है। बढ़े आगे, चलो भाई आज का एक पार्ट जो है उसे देख लें। देखें भाई, मैंने एक वर्ड लिखा मैरी। ये आज का पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैरी का मतलब है शादी करना। फर्स्ट फॉर्म है मैरी, सेकंड फॉर्म है मैरिड और थर्ड फॉर्म है मैरिड। आज यहां पर पार्ट इसको खत्म करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, तो क्या लिखा, मैरी, मैरिड और मैरिड हो गया। अब इसको दो तरीके से हम यूज करते हैं, आराम से सुनेंगे, बिल्कुल धैर्य से, है ना। एक तो ये यूज होगा एक्टिव में और एक ये यूज होगा पैसिव में। अब एक्टिव पैसिव में हमें जाने की जरूरत अभी तो नहीं है, लेकिन हमारा काम चल सकता है, क्योंकि चैप्टर ही ऐसा है। वर्ब और नाउन से जुड़ेगा, एक्टिव और पैसिव से जुड़ेगा, नाउन और एडजेक्टिव से जुड़ेगा। तो जब ये वर्ड मैरी वर्ड जो है ना, मैरी हो या मैरिड हो, जब ये एक्टिव में है तो किसी प्रेपोजिशन का यूज हम नहीं करते हैं। लेकिन जब ये पैसिव में होता है तो हम टू का, विद का या बाय का यूज एज पर कॉन्टेक्स्ट। ये मेरे ख्याल से आज बहुत, एक वीक हो गया मेरे को ये रिपीट करते हुए, कि संदर्भ के अनुसार हम प्रेपोजिशन का यूज बदल सकते हैं। संदर्भ के बदलते ही सेंटेंस का मीनिंग बदलता है, सेंटेंस के मीनिंग के साथ प्रेपोजिशन भी बदल जाती है। हमने देखा एक्टिव और पैसिव में क्या है। तो सबसे पहली बात तो एक्टिव और पैसिव को देखें भाई। मैंने एक एग्जांपल लिखा, राम, देखें भाई, राम मैरिड सीता। फिर लिखा सीता मैरिड राम। हाँ जी, क्या लिखा, राम मैरिड सीता, सीता मैरिड राम। ये एक्टिव में लिखे गए। सब्जेक्ट के बाद में कल हमने देखा था पैसिव, कॉम्प्राइज से पहले इजेमार आ जाता है ना, तो वो इजेमार वॉज वर्ब के बाद में जब वर्ड आ रहा है तो पैसिव ही होगा। तो इसका मतलब ये हो गया
सिंपल सी बात है कि बी प्लस, है ना, बी को अभी हम लोग नहीं लेते हैं, आप सीधा सीधा अगर लिख लें कि इज एम आर और वॉज वर्ब के बाद में जब वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाता है तो उसे हम जनरली पैसिव स्ट्रक्चर में मानते हैं, है ना। बी प्लस इज एम आर, वॉज वर्ब, बी खुद आ जाए, बीइंग आ जाए, जो भी बी की फॉर्म आ जाए, तो उसके बाद में थर्ड फॉर्म आ जाता है। अभी हम इज एम आर वॉज वर्ब से हमारा काम चल जाएगा। थर्ड फॉर्म आ जाए तो पैसिव कहलाता है। ये सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आ गया तो ये एक्टिव कहलाता है। राम मैरिड सीता, सीता मैरिड राम। अब मैंने इस सेंटेंस को क्या लिखा, मैंने लिखा राम इज मैरिड। अब यहां पर प्रेपोजिशन लगानी पड़ेगी। राम इज मैरिड सीता नहीं, राम इज मैरिड टू सीता या राम इज मैरिड विद सीता। अब बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ है कि लड़का लड़की से शादी करे तो टू आएगा, विद आएगा, लड़की लड़के से शादी करे। ऐसा कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग लाइक दैट। ये बड़े बस स्टैंड वाले रूल है, छोटी छोटी किताबों के रूल्स हैं, उनको हम फॉलो नहीं करते हैं। और स्टैंडर्ड बात है कि जब पैसिव होगा तो टू या विद का यूज करेंगे हम लोग। राम इज मैरिड टू या विद सीता, और सीता इज मैरिड टू और विद राम। क्लियर है? हाँ जी, क्या कहा हमने? राम की शादी किससे हुई है? सीता से। सीता की शादी किससे हुई है? राम से। तो ये इज एम आर आ गया। हाँ जी, इज एम आर आ गया ना। इज एम आर वॉज वर्ब आ जाएगा तो हम किसका यूज करेंगे? टू या विद का यूज करेंगे। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, आई एम मैरिड टू और विद एन अमेरिकन। मेरी शादी एक अमेरिकन से हुई है। आई एम मैरिड टू और विद एन अमेरिकन। मेरी शादी हुई है किससे? एक अमेरिकन से हुई है। हाँ जी ठीक है, मेरी शादी मतलब, हाँ मेरी शादी तो नहीं हुई है, लेकिन आई यहां पर कोई और है, मैं नहीं हूं। चलिए, ही इज मैरिड टू और विद अ पुअर गर्ल। उसने एक गरीब लड़की से शादी की। हाँ जी, सिंपल सी बात है। इज एम आर वॉज वर्ब आ जाएगा तो हम लोग टू या विद का यूज करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। अगर एक्टिव में लिखा गया टॉम मैरिड हिज जूनियर, टॉम ने अपनी जूनियर से शादी की। सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। कोई प्रेपोजिशन आई क्या? नहीं आई। तो एक्टिव में मैरी वर्ड को, एक एक वर्ड लेंगे आज हम लोग। आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एक एक वर्ड को लिया जाएगा, समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे। क्या है भाई कि अगर मैरी एक्टिव में है तो नो प्रेपोजिशन, और अगर पैसिव में है तो टू विद या और भी कोई प्रेपोजिशन। जैसे अब इस क्वेश्चन को बताएंगे। हाँ जी, राम एंड सीता वर मैरिड, हाँ जी, लोकल प्रिस्ट। आंसर दो भाई, कौन सी प्रेपोजिशन आएगी इसमें? राम एंड सीता वर मैरिड लोकल प्रिस्ट, पुजारी से। हाँ जी, पुजारी, लोकल प्रिस्ट का मतलब पुजारी। फटाफट आंसर दीजिए। राम एंड सीता वर मैरिड लोकल प्रिस्ट। हाँ, क्या बात है। विद कैसे आएगा भाई? लोकल प्रिस्ट से शादी कैसे करेंगे? लोकल प्रिस्ट ने उनकी शादी करवाई, दैट इज बाय लोकल प्रिस्ट। समझ रहे हैं? राम एंड सीता वर मैरिड, उनकी शादी किसने कराई? किसी पुजारी ने, मौलवी ने, व्यक्ति ने, मोहम्मद ने, किसी ने शादी करवाई उनकी। तो उसके लिए किसका यूज करेंगे? बाय का यूज करेंगे। समझ रहे हैं? जैसे कंटेक्चुअल मीनिंग तो क्या हो सकता है? कंटेक्चुअल मीनिंग का अर्थ यह है, माय डियर स्टूडेंट्स, एवरीडे रिपीट कर रहा हूं, कि जब हमारे कॉन्टेक्स्ट बदलेगा तो प्रेपोजिशन बदल जाएगी। चलिए, हाँ जी, नेक्स्ट सेंटेंस लिखेंगे। इसी सेंटेंस को देखो कैसे लिख रहा हूं। राम एंड सीता वर मैरिड,
राम एंड सीता, हाँ जी, मैरिड लास्ट ईयर। अब इस सेंटेंस में बताइए, राम एंड सीता मैरिड लास्ट ईयर, क्या प्रेपोजिशन आएगा? हाँ जी, देखिए कितना सुंदर सेंटेंस हो गया, कॉन्टेक्स्ट बदल गया ना। राम और सीता की मैरिज कब हुई? पिछले साल हुई। राम एंड सीता मैरिड लास्ट ईयर, प्रेपोजिशन बताएं फटाफट। नो प्रेपोजिशन, वंडरफुल, शाबाश, बहुत बढ़िया। कोई प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है। यहां पर एक दूसरे से शादी की तो टू या विद आ गया, किसी ने शादी करवाई तो बाय आ गया। लास्ट ईयर का तो कोई संबंध ही नहीं है मैरिड से। राम एंड सीता मैरिड, उनकी शादी हो गई, कब हुई? लास्ट ईयर। तो हमें किसी प्रेपोजिशन की आवश्यकता नहीं है। तो ये वर्ड हो गया, क्या वर्ड हुआ? मैरी वर्ड हो गया। मैरी वर्ड दो तरीके से यूज होगा, एक एक्टिव में और एक पैसिव में। जब मैं एक्टिव में यूज कर रहा हूं तो नो प्रेपोजिशन, और जब मैं पैसिव में यूज कर रहा हूं तो टू आ जाएगा, विद आ जाएगा, बाय आ जाएगा, एज पर कॉन्टेक्स्ट। राम मैरिड सीता, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आ रहा है तो एक्टिव है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आ रहा है तो एक्टिव है। यहीं इससे पहले इजेमार आ गया तो पैसिव बन गया। राम इज मैरिड टू सीता या राम इज मैरिड विद सीता, सीता इज मैरिड टू राम और सीता इज मैरिड विद राम। आई एम मैरिड टू एन अमेरिकन या आई एम मैरिड विद एन अमेरिकन। ही इज मैरिड टू ए पुअर गर्ल या ही इज मैरिड विद अ पुअर गर्ल। क्लियर? टॉम मैरिड हिज जूनियर, है ना। लेकिन हमने क्या लिखा? राम एंड सीता वर मैरिड बाय लोकल प्रिस्ट। तो ये वर्ड क्या था? ये वर्ड था मैरी। क्या वर्ड था? मैरी। अगला वर्ड लेते हैं, चलिए भाई। अगला वर्ड है ओवरकम। ये मेरे साथ साथ लिखें आप लोग, आसान है इसलिए लिख सकते हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। ओवरकम, सेकंड फॉर्म होगी ओवरकेम, थर्ड फॉर्म होगी ओवरकम। वही जो कम की फॉर्म्स हैं, कम, केम, कम, ओवरकम, ओवरकेम और ओवरकम। ओवरकम एक वर्ब है जिसका मीनिंग है किसी चीज पर काबू पाना, किसी चीज पर नियंत्रण हासिल करना, किसी चीज पर काबू पाना, किसी चीज पर नियंत्रण हासिल करना, किसी चीज से उभरना, किसी चीज को दूर करना। बट देखिए कितने मीनिंग है, इतने ही मीनिंग है इसके, क्योंकि जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो ये सब मीनिंग निकलेंगे की वर्ब के। तो ये मेरे साथ साथ लिख सकते हैं, ओवरकम, ओवरकेम, ओवरकम। वर्ब है, ये क्रिया है, इसका मीनिंग है किसी चीज पर काबू पाना, किसी चीज पर नियंत्रण हासिल करना, किसी चीज से उभरना और किसी चीज को दूर करना। जब ये सेंस उभरने का आता है तो हम फ्रेज यूज करते हैं गेट ओवर। तब हम एक और फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं गेट ओवर। गेट ओवर का मीनिंग भी ओवरकम ही होता है। गेट ओवर का मीनिंग भी ओवरकम ही होता है। चलिए अब इसमें हम क्या देखते हैं? हाँ जी, पहले लिख लीजिए, ओवरकम, ओवरकेम, ओवरकम। इसका मीनिंग है उभरना, इसका मीनिंग है दूर करना, किसी चीज पे काबू पाना, किसी चीज पे नियंत्रण हासिल करना। जब इसका मीनिंग किसी चीज से उभरना होता है तो हम गेट ओवर का यूज करते हैं। चलिए इसको हम यूज करते हैं एक्टिव में और इसको यूज करते हैं पैसिव में। सुनना भाई ध्यान से, इसको यूज करते हैं एक्टिव में और इसको यूज करते हैं पैसिव में। एक्टिव में नो प्रेपोजिशन और पैसिव में विद आ जाता है। एक्टिव में नो प्रेपोजिशन और पैसिव में विद आ जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है, स्टार लगा के लिखेंगे, ओवर, देखिए कितनी अद्भुत बात है, चैप्टर है अपने आप में ये वर्ड। ये जो वर्ड है ना ओवरकम, ये है तो चैप्टर प्रेपोजिशन का, भाग तो प्रेपोजिशन का है, लेकिन अपने आप में एक अलग बहुत ही यूनिक तरीके से डील होता है ये ओवरकम। तो ओवरकम का मीनिंग, ओवरकम का मीनिंग एक्टिव व
पैसिव में बदल जाता है। ओवरकम का मीनिंग एक्टिव व पैसिव में बदल जाता है। चलिए भाई, ओवरकम का मीनिंग एक्टिव और पैसिव में बदल जाता है ना। चलो भाई, अब ये एक्टिव में इसका क्या मीनिंग है? जो हमने सब मीनिंग लिखे हैं वो एक्टिव में है। एक बार दोबारा लिख लें। किसी चीज से उबरना, किसी चीज पर काबू पाना, किसी चीज को दूर करना, किसी चीज पे नियंत्रण हासिल करना, नियंत्रण हासिल करना, ये एक्टिव में मीनिंग होंगे। पैसिव में मीनिंग होगा, एक ही मीनिंग है, किसी भावना से भर जाना, किसी भावना से भर जाना, टू बी फुल ऑफ एन इमोशन। ये लिख लें एक बार, टू बी फुल ऑफ एन इमोशन। हाँ भाई, तो क्या लिखा? एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव। अब इसके एग्जांपल लिखेंगे हम लोग। हाँ जी, एग्जांपल लिखते हैं हम लोग। चलो भाई, तो क्या लिखा? वो एक वर्ड यूसेज क्या है, एक शब्द का यूज क्या है। ये एक्टिव में मीनिंग है, ये पैसिव में मीनिंग है। हमने क्या लिखा कि एक्टिव और पैसिव का तो डिफरेंस हो गया, तो मैंने लिखा, अब देखो भी ध्यान से, ओवरकम इन एक्टिव वॉइस। एक्टिव का मतलब आप सीधा सीधा समझ लीजिए, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आ रही है तो वो क्या है? एक्टिव है। अब देखो, मैं एग्जांपल लिखूंगा, ध्यान देंगे भाई। वी हैव ओवरकम आर डिफरेंसेस। आप एग्जांपल देखेंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। आप कहोगे हैज हैव है, हैज हैव से पैसिव नहीं बनता है।
पैसिव सिर्फ इज एम आर और वॉज वर इन वर्ब से बनेगा, इज एम आर वॉज वर, इज एम आर वॉज वर, और किसी वर्ब से नहीं। तो वी हैव ओवरकम आवर डिफरेंसेस, सेंटेंस देखिए, नो प्रेपोजिशन, हमारे मतभेद दूर हो गए हैं, हमारे मतभेद दूर हो गए हैं। वी हैव ओवरकम आवर डिफरेंसेस, हमारे मतभेद थे, डिफरेंसेस का मतलब मतभेद दूर हो गए हैं। दूसरा, द मदर can't overcome the death of her son, उभरना, बेटे की मृत्यु से, डेथ से उभर नहीं पा रही। कांट, ओवरकम का मतलब उभरना, कांट ओवरकम, उभर नहीं सकते हैं। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। ओवरकम द डेथ, ओवरकम आवर डिफरेंसेस, आई overcame my fear of computers, मुझे कंप्यूटर से बड़ा डर लगता था, लेकिन मैंने उस डर को दूर किया, उस डर पे काबू पाया, उस डर पे नियंत्रण पाया। दैट इज, ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, ओवरकेम माय फियर। मेरे साथ साथ लिख सकते हैं, सेंटेंस देखिए, ओवरकेम माय फियर, ओवरकम डेथ, ओवरकम डिफरेंसेस, we overcame the losses in a year. losses का मतलब नुकसान, overcome का मतलब भरपाई करना। हम उन नुकसान से उबर गए। कंपनी को नुकसान हुआ, कोविड में बहुत सारा नुकसान हुआ, और कोविड के बाद में लोगों ने मेहनत की और मेहनत से उस नुकसान से उभरे। दैट इज ओवरकम लॉसेस, ओवरकम फियर, ओवरकम डिफरेंसेस, ओवरकम डेथ। इस वर्ड को समझिए आप, ये शब्द बड़े काम का है आपके। चलिए, जैसे हमने लिखा, ही हैज ओवरकम हिज इंजरी, चोट जब ठीक हो जाती है तो उसे ओवरकम कर गए, ओवरकम हिज इंजरी। देखिए कितने ब्यूटीफुल सेंटेंसेस हैं, ब्यूटीफुल सेंटेंसेस। चलो भाई, हाँ जी, तो ओवरकम ये एक्टिव में लिखा गया है। जब ओवरकम एक्टिव में लिखा गया है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि उसमें किसी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। आपको एक्टिव और पैसिव समझना पड़ेगा। वी हैव ओवरकम आवर डिफरेंसेस, मदर कांट ओवरकम द डेथ, आई ओवरकेम माय फियर, वी ओवरकेम लॉसेस, ही हैज ओवरकम हिज इंजरी, इंजरी से ओवरकम किया, नुकसान से, डेथ से, डर से, भय से, चिंता से, दुख से, इन चीजों से हम उभरते हैं, नियंत्रण हासिल करते हैं। हमने क्या किया? डिफरेंसेस को दूर किया, ओवरकम किया। हमने डेथ से उभर नहीं सकी, मदर, एक मां के बेटे की डेथ होगी तो उभर नहीं सकी, कांट ओवरकम। डर से मैंने अपने डर को दूर किया, उस पर काबू पाया, ओवरकेम माय फियर। हम लॉस से, नुकसान से उभर गए, दैट इज ओवरकेम द लॉस। हम इंजरी से उभर गए, चोट लगी लेकिन उससे उभरे, ओवरकेम हिज इंजरी। क्लियर? अब ये किस में हो गया? एक्टिव में। अब पैसिव की बारी आती है, तो पैसिव में तो मीनिंग बदल रहा है। ओवरकम, देखो एक वर्ड पढ़ रहे हैं हम लोग आज, एक शब्द पढ़ रहे हैं, इसका ध्यान रहे। चलिए देखो भाई क्या कह रहा है, ओवरकम किस में है? पैसिव में। तो किसी भावना से भर जाना। कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि जब मैं एक शब्द इतने डिटेल में देख रहा हूं तो उसका क्या मीनिंग है। उसका मीनिंग है वो ग्रामर में आए, कॉम्प्रिहेंशन में आए, रीडिंग में आए, राइटिंग में आए, सिनोनिम में, कहीं भी यूज हो, हमें पता रहता है वो वर्ड क्या है। आपके पास में आधी अधूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन है आपके पास में। चलिए, तो ओवरकम पैसिव में यूज होगा। पैसिव का मतलब सिंपल सी बात है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए भाई, आई वॉज ओवरकम। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है, आपने इस स्ट्रक्चर को देखते ही सोच लिया कि अब ओवरकम के बाद में विद आएगा, और आपने सेंटेंस का मीनिंग भी अच्छे से पता करना है कि क्या है। आई वॉज ओवरकम विद ग्रीफ व्हेन आई हर्ड दैट। जब मैंने ये सुना तो मैं दुख से भर गया, मैं बहुत दुखी हो गया। आई वॉज ओवरकम विद ग्रीफ, आई वॉज ओवरकम विद ग्रीफ, किसी भावना से भर जाना।
ही वॉज, ओवरकम एक ही वर्ड है, गैप नहीं है इसमें, याद रखेंगे। ही वॉज ओवरकम विथ सॉरो व्हेन यू लेफ्ट हिम, जब तुमने उसे छोड़ा तब वो दुख से भर गया, बहुत ज्यादा दुखी हो गया, ये कहना चाहते हैं हम लोग। वॉज ओवरकम आते ही विद आ गया। आई एम ओवरकम विथ सरप्राइज, मैं आश्चर्य से भर जाता हूं। वेन एवर, जब कभी भी। आई सी हिम, मैं उसे देखता हूं तो मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूं। एम ओवरकम पैसिव हो गया, आई एम ओवरकम विथ सरप्राइज। तो ओवरकम के साथ में, ओवरकम अगर पैसिव में यूज हो रहा है तो सिंगल मीनिंग है, लेकिन ओवरकम अगर एक्टिव में यूज हो रहा है तो उसका मीनिंग क्या है भाई? उभरना, नियंत्रण हासिल करना, काबू पाना, किसी चीज को दूर करना, किसी चीज पे नियंत्रण हासिल करना, किसी चीज से उभरना, है ना। पैसिव में इसका एक ही मीनिंग है, किसी भावना से भर जाना। मैं, ग्रीफ का मतलब दुख होता है, मैं बहुत दुखी हुआ, मैं बहुत दुख हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ, मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गया। सो आई वॉज ओवरकम विद ग्रीफ, आई वॉज ओवरकम विद सोरो, आई एम ओवरकम विद सरप्राइज। क्लियर? तो ये वर्ड क्या था? ओवरकम था। एक एक्सरसाइज छोटा सा, ओवरकम। अगर यहां तक क्लियर है तो लिखेंगे ऑल क्लियर, यहां तक क्लियर है तो लिखेंगे शाबाश ऑल क्लियर। सुन पा रहे, नहीं सुन पा रहे? वेरी गुड, चलिए थैंक यू, शुक्रिया। चलो भाई, अब मैंने क्या कहा, जैसे एक वर्ड था ओवरकम, आपने स्ट्रक्चर देखा ओवरकम का, ये स्ट्रक्चर हम एक और शब्द के साथ में फॉलो करते हैं, और वो वर्ड है ओवरवेल्म। वो वर्ड है ओवरवेल्म। हाँ जी, तो क्या हो स्ट्रक्चर होगा ओवरवेल्म का? सेम स्ट्रक्चर होगा, ये एक्टिव और ये पैसिव। एक्टिव में नो प्रेपोजिशन और पैसिव में विद, और इसका एक ही मीनिंग है, एक्टिव और पैसिव में चेंज नहीं होता है। ओवर का मीनिंग है प्रभावित हो जाना, किसी भावना से, किसी फीलिंग से प्रभावित हो जाना, किसी भावना से। जैसे हमने कहा था किसी भावना से भर जाना, आप वो मीनिंग ले सकते हैं, एग्जैक्ट मीनिंग होता है वो। टू बी अफेक्टेड बाय अ फीलिंग, टू बी अफेक्टेड बाय अ फीलिंग, किसी भावना से प्रभावित हो जाना, उसे कहते हैं ओवरवेल्म। लिखे शाबाश, ओवरवेल्म। ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए अब देखो भाई, जो स्ट्रक्चर ओवरकम का है सेम स्ट्रक्चर ओवरवेल्म का है, लेकिन मीनिंग एक ही है ओवरवेल्म का। तो अब मैं सेंटेंस लिखूं तो क्या आप ये बता देंगे कि कब एक्टिव है कब पैसिव है, और मीनिंग क्या है? राइट? चलिए लिखो भाई। हाँ जी, ही वॉज ओवरवेल्म्ड देयर वेलकम। I was overwhelmed speech. They overwhelmed
द एटमॉस्फियर, देखो भाई करो भाई सेंटेंस सॉल्व और फटाफट आंसर दोगे। द आर्मी overwhelmed the enemy, the beauty of the sunset the beauty of the sunset overwhelmed him, the company is overwhelmed complaints। चलिए अब आपने मीनिंग पे भी जोर देना है, तो क्या जो मीनिंग हमने लिखा है, कई बार जो मीनिंग लिखते हैं ना, क्योंकि हम तो हिंदी में लिख रहे हैं तो इंग्लिश में मीनिंग उसके आसपास होता है, कुछ शब्द जोड़े घटाए जाते हैं। जैसे ओवरकम का इंग्लिश में मीनिंग एक ही है, हिंदी में दूर होना, नियंत्रण, काबू पाना, उभरना, बहुत सारे मीनिंग आ गए ना, इसलिए तो इस पे मीनिंग पे भी हम लोग देखेंगे क्या है। पहले तो क्वेश्चन सॉल्व करें, बहुत अच्छे क्वेश्चंस लिखे गए हैं अभी, ब्यूटीफुल क्वेश्चंस। हाँ जी, पहला क्वेश्चन है, देखते हैं कौन बताता है। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, गॉड ब्लेस यू। चलो भाई पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। हाँ जी, पहला क्वेश्चन क्या है देखें। हाँ जी, पहला क्वेश्चन है ही वाज, पहली बात तो वॉज ओवरवेल्म्ड, तो मैं क्या लगा दूंगा, मैंने विद लगा दिया, चलो ओके, लेकिन मुझे सेंटेंस का मीनिंग भी तो पता लगे, है ना। पहला क्वेश्चन है ही वाज ओवरवेल्म्ड विद देयर वेलकम। ओवरवेल्म्ड विद देयर वेलकम मतलब उनके स्वागत से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया, उन्होंने स्वागत किया तो मैं ओवरवेल्म्ड हो गया उस स्वागत से, बड़ा गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया गया। सो आई वाज ओवरवेल्म्ड विद देयर वेलकम। चलिए आई वाज ओवरवेल्म्ड, अब ये वाज ओवरवेल्म्ड आ गया तो मुझे क्या लगाना है, विद लगा दिया मैंने। अब सेंटेंस का मीनिंग क्या है, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद स्पीच, मैं उसके भाषण से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया, मैं कुछ और सोच ही नहीं सका, मैं कुछ और सोच ही नहीं सका, मेरे दिमाग में वही चल रहा है, दैट इज ओवरवेल्म्ड हो जाना। चलिए दे ओवरवेल्म्ड, हाँ जी, दे ओवरवेल्म्ड, क्या बोलते हो, दे ओवरवेल्म्ड, क्या बात है, बहुत अच्छे। ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो कोई प्रेपोजिशन नहीं, डन। लेकिन मीनिंग क्या है, मीनिंग क्या है, दे ओवरवेल्म्ड द एटमोस्फियर,
उन्होंने एटमॉस्फेयर को घेर लिया। यहां पर मतलब है दे ओवरवेल्म्ड एटमॉस्फेयर, मतलब सारे वातावरण को उन्होंने प्रभावित कर दिया। दे ओवरवेल्म्ड द एटमॉस्फेयर का मतलब है उन्होंने वातावरण को प्रभावित कर दिया। द आर्मी ओवरवेल्म्ड, ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, नो प्रेपोजिशन। द आर्मी ओवरवेल्म्ड द एनिमी, इसका मतलब क्या हो गया? इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है कि जहां आपने ओवरवेल्म के मीनिंग लिखे ना, वहां पर हालांकि सेंस तो इंग्लिश में तो अफेक्टेड बाय का रहेगा, लेकिन आप एक लिख लीजिए डिफीट, हराना। जब हम किसी को हराते हैं तो उसके लिए ओवरवेल्म का यूज करते हैं। थोड़ा पर्टिकुलर यूज है, उतना कॉमन है नहीं, लेकिन फिर भी यूज होता है, तो लिख लें। हाँ जी, डिफीट, हराना। डिफीट, हराना। चलिए, तो क्या लिखा? द आर्मी ओवरवेल्म द एनिमी, तो आर्मी ने क्या किया? एनिमी को हरा दिया, तो ओवरवेल्म किया। नेक्स्ट, द ब्यूटी ऑफ द सनसेट ओवरवेल्म्ड। द ब्यूटी ऑफ द सनसेट, आपके सेंटेंस का क्या है? सब्जेक्ट है। ओवरवेल्म्ड, नो प्रेपोजिशन, ओवरवेल्म्ड हिम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। बड़ा आसान है कि पैसिव है तो विद लगा दिया, एक्टिव है तो नो प्रेपोजिशन। द ब्यूटी ऑफ द सनसेट ओवरवेल्म्ड हिम का मतलब क्या है कि उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया। ब्यूटी ऑफ द सनसेट, उसके दिमाग में चलती रही बात, ओवरवेल्म कर जाना। चलिए, द कंपनी इज ओवरवेल्म्ड, हाँ भैया, इज ओवरवेल्म्ड क्या लगा दिया? विद लगा दिया। इसका मतलब क्या है? इसका तीसरा मीनिंग आ गया। पहला मीनिंग है किसी भावना से भर जाना, दूसरा मीनिंग है डिफीट, तीसरा मीनिंग है सामना करना। जब हम किसी चीज का सामना करते हैं तो ये हमारी सुविधा के लिए लिखा जा रहा है भाई, वो मीनिंग इंग्लिश में तो वो अराउंड रहेगा। किसी भावना से प्रभावित हो जाना, डिफीट करना और सामना करना किसी चीज का। तो कंपनी बहुत सारी कंप्लेंट्स का सामना कर रही है। कंपनी बहुत सारी कंप्लेंट्स का सामना कर रही है। द कंपनी इज ओवरवेल्म्ड विद कंप्लेंट्स, भर गई है सारी कंप्लेंट से। चलिए, तो दो वर्ड हमने देखे, बहुत बढ़िया भाई, वंडरफुल। तो एक्टिव और पैसिव, विद आ रहा है, विद नहीं आ रहा, वो तो ठीक है, मीनिंग क्या निकल रहा है सेंटेंस का? तो दो वर्ड हमने देखे। एक तो लिखा ओवरकम, मैं एक बार समराइज कर देता हूं। देखिए, आज की क्लास में दो ही वर्ड देखे हमने, एक ओवरकम, एक ओवरवेल्म, और एक मैरी। सारी क्लास में इतने ही वर्ड देखे, ओवरकम और ओवरवेल्म। मैं समराइज कर देता हूं। ओवरकम को हम यूज करते हैं किसमें? एक तो एक्टिव में और एक पैसिव में। एक्टिव में यूज कर रहे हैं नो प्रेपोजिशन, पैसिव में यूज कर रहे हैं विद आ जाएगा। एक्टिव में इसका मीनिंग है किसी चीज से उभरना, किसी चीज पे नियंत्रण हासिल करना, किसी चीज पे काबू पाना, किसी चीज को दूर करना। पैसिव में मतलब है किसी भावना से भर जाना। ये ओवरकम हो गया। ओवरकम, ओवरकेम, ओवरकम, ओवरवेल्म, ओवरवेल्म्ड, ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म का मतलब एक्टिव, पैसिव। एक्टिव में नो प्रेपोजिशन, पैसिव में विद। मीनिंग इंपॉर्टेंट क्या है? किसी भावना से भर जाना, किसी भावना से प्रभावित हो जाना। दूसरा डिफीट, किसी को हराना। और तीसरा, जब हम बहुत सारी चीजों का सामना करते हैं, बहुत ज्यादा आलोचना का सामना कर रहा हूं, कंपनी कंप्लेन का सामना कर रही है, हाँ, तो इसके लिए किसका यूज करेंगे? ओवरवेल्म्ड। अगर एक्टिव में है तो नो प्रेपोजिशन, और अगर पैसिव में है तो हम किसका यूज करते हैं? हम यूज करते हैं किसका? विद का। चलिए भाई, तीन वर्ड आज हमने देखे। एक वर्ड देखा मैरी, एक लिखा ओवरवेल्म, एक लिखा ओवरकम। चलिए भाई, सुनेंगे ध्यान से। आज की क्लास थोड़ी शॉर्ट रहेगी, आज इतनी क्लास रहेगी। इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि हमारी प्रोसेस है ना, थोड़ा टाइम टेकिंग है, मतलब थोड़ा समय लगता है। इतनी देर में तो प्रेपोजिशन, जितनी देर में हमने ये पार्ट किया है उतनी देर में तो प्रेपोजिशन पूरा हो जाता है। हमारा प्रोसेस टाइम टेकिंग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारी एक इंपॉर्टेंट बात है कि आपको इंग्लिश दोबारा नहीं पढ़नी पड़ेगी। आपको कोई भी चैप्टर, आपको कोई भी चीज दोबारा नहीं पढ़नी पड़ेगी, है ना। इस विश्वास के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं। मे बी थोड़ा वक्त लग सकता है, और लेकिन जब हम किसी चीज को वक्त देते हैं निश्चितता के लिए कि ये चीजें निश्चित हो रही है, उसमें अगर वक्त लगता है तो वो अच्छी बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कल मिलते हैं आपसे इसी समय पर।